मेरी। यस सर, क्लियर है। ओके ओके। साथियों, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लेट हो चुका है दरअसल थोड़ा सा, Recording in progress. तो माफ़ी चाहूँगा आप सभी के। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है शेयर मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब जब जब भी कभी फील्ड में जाते होंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कि शेयर मार्केट की नॉलेज रखने वाले होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमें सभी मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए, ताकि जब कभी भी ऐसे लोग मिले ना, तो आप उनका बखूबी सामना कर सकें, उनके सवाल का जवाब दे सकें। तो बस ये सिस्टम चालू हो गया दोस्तों, थैंक गॉड। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या राज सर? यस सर, स्क्रीन शेयरिंग है, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि ना शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत या अच्छा नॉलेज रखते होंगे। वो जल्दी से ना इस चैट बॉक्स में ना वन टाइप करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि पता चल सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। ओके, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि शेयर मार्केटिंग में जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ताकि अगर आपके पास पहले से थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो आप इस सेशन को ना, इस जो आज का जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक ना मुझे समझ में आता है कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कैसे फर्क नहीं है, वो आगे हम लोग समझने वाले हैं। और बल्कि एक चीज मैंने देखा है कि जो भी शेयर मार्केट में जो कमियां थी, वो कमियां कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में दूर होते नजर आई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं शेयर शेयर का मतलब क्या होता है। तो शेयर का मतलब हिंदी में होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब कि अगर कोई कंपनी है और उसका आप शेयर खरीद रहे हैं, तो आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि उस कंपनी में आपकी भी हिस्सेदारी है, मतलब आप भी कुछ ना कुछ मालिकाना अधिकार रखते हो। उतना मालिकाना अधिकार आपके पास है जितना कि आपके पास उस वैल्यू की शेयर है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों शेयर। शेयर मार्केट क्या होता है? तो शेयर मार्केट दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है, शेयर की खरीदी बिक्री की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियों की शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। कंपनियां अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपनी हिस्सेदारी मतलब शेयर आम जनता को बेचती है, जिससे लोग उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। और शेयर मार्केट का मुख्य उद्देश्य और भी कुछ होते हैं, जैसे पूंजी जुटाना। जैसे किसी कंपनी को अपने ये के लिए मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है? पूंजी जुटाती है। दूसरा है निवेश का अवसर। एक निवेश का अवसर प्रदान करती है लोगों को, ताकि वो उस कंपनी में क्या कर सके? निवेश कर सके। तीसरा है दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के पर्पज से, ताकि लोग क्या कर सके? आपस में लेन देन कर सके। सर, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या बहुत? अजय सर? ओके। तो ये दोस्तों एक उद्देश्य होता है शेयर मार्केट का। दोस्तों, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये जो है, किसी भी कंपनी को फंड जुटाने के लिए शेयर मार्केट की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। अगर कोई कंपनी चाह मतलब कोई कंपनी को फंड चाहिए, तो वो शेयर मार्केट का ही शरण क्यों लेता है। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, इसे हम डिटेल में ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है
उस कंपनी का नाम है ए। एक कंपनी है, ओके, जो कि क्या करती है, कुकीज बनाती है, ओके, मतलब बिस्किट बनाती है। अब ट्रेंड चेंज होने लगा और इसको किसी और दूसरे तरीके के बिस्किट बनाने हैं। तो ये क्या करेगी, दूसरे तरीके का बिस्किट बनानी है, तो इसे क्या चाहिए, एक ऐसा सेटअप चाहिए जो इन तरीके के बिजनेस को क्या मतलब इस तरीके के कुकीज को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो ये समझ लेते हैं एक सेटअप है। तो इन सेटअप को लगाने के लिए इसको क्या चाहिए, फंड चाहिए, ओके, क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो फंड लेने के लिए इसके पास साधन कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसके पास साधन कौन कौन से हैं। इसके पास साधन हो सकते हैं, फंड जुटाने के जो साधन हो सकते हैं वो हो सकते हैं मनी मार्केट, दूसरा बैंक, तीसरा एंजल इन्वेस्टर, और चौथा शेयर मार्केट। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां शॉर्ट टर्म के लिए हम कहीं से उधार ले सकते हैं। जैसे आप आम जिंदगी में अगर देखें तो आप किसी साहूकार से या ऐसे लोग से जो कि ब्याज में पैसा देते हैं उनसे आप पैसा ले सकते हैं, या कोई कंपनी भी उससे पैसा ले सकती है। दूसरा जो साधन है दोस्तों वो है बैंक। आप सभी जानते हैं, हम कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक हमारा हेल्प करता है, हम वहां से एज अ लोन अमाउंट ले सकते हैं। तीसरा है एंजल इन्वेस्टर, और चौथा है शेयर मार्केट। एंजल इन्वेस्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर सपोज मान के चलिए आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप अपने आइडियाज को क्या कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आइडिया उनको अच्छा लगा तो वो क्या कर सकते हैं, आपके आइडिया पे पैसा लगा सकते हैं। इनका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझना है आपको तो आपने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक एक रियलिटी शो है जिसमें जो जजेस बैठे होते हैं वो उन लोगों पे पैसा लगाते हैं जिनकी आइडिया उनको अच्छी लगती है, एज अ एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है। चौथा जो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट आप सभी जानते हैं जहां पर लोगों से, पब्लिक से क्या किया जाता है, फंड लिया जाता है। इसमें शेयर मार्केट की जरूरत क्यों है आइए समझते हैं। मनी मार्केट में दोस्तों होता क्या है, सपोज मान के चलिए किसी कंपनी को आप स्टार्ट किए और किसी साहूकार से या किसी ऐसे व्यक्ति से पैसा लिए जो कि ब्याज में पैसा देता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी घाटा में चले, घाटे में चले या प्रॉफिट कमाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हर महीने उनके यहाँ ब्याज का अमाउंट पहुंच जाना चाहिए, और जब आपके पास पैसा हो जाए तो पूरा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा एक समय के बाद। दूसरा बैंक में भी सेम हाल है, वैसे ही है, सेम चलता है कि आपको प्रॉफिट हो या नुकसान उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। बैंक को हर महीने ईएमआई जाने ही है। ओके। एंजल इन्वेस्टर एक शेयर मार्केट के ही जैसा है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चला, प्रॉफिट हुआ, तो एंजल इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होता है, और अगर नुकसान हुआ तो एंजल इन्वेस्टर को भी नुकसान होता है। लेकिन एंजल इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा इंटिटी नहीं होता है, उसके पास फंड की कमी होती है, तो आप एंजल इन्वेस्टर के पास से बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकते। इस कारण से जब कभी भी किसी कंपनी को एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है तो वो शरण लेता है किसका, शेयर मार्केट का। और शेयर मार्केट का जब शरण लेता है तो वो क्या करता है, जनरेट करता है आईपीओ, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने के लिए वो क्या करता है, सेबी में जाता है, अपना पूरा रूल एंड रेगुलेशन, अपने पेपर, अपना बुक, सारे चीज कंपनी को ये सेबी को दिखाता है। सेबी सेबी उसको रजिस्टर्ड करता है और कंपनी पर पब्लिक पर जारी करता है क्या, आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम होता है जब कोई निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर को सार्वजनिक रूप से बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध करती है, वो क्या कहलाता है, आईपीओ। ओके दोस्तों, सेम वैसे ही अब आते हैं हम टोकन और कॉइन में। कॉइन और टोकन भी दोस्तों एक प्रकार की हिस्सेदारी ही होती है। अगर आपके पास किसी कंपनी का, सपोज मान लेते हैं बीएनबी या मिस्टर मिंट का टोकन है, मतलब कहीं ना कहीं उस पूरे इकोसिस्टम का आप थोड़ा ना थोड़ा जितना आप वैल्यू में रखे हैं आप उसके हिस्सेदार हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या वो कंपनी लॉस में जाएगी
तो आपको दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस होते हैं। शेयर मार्केट में भी सेम होता है दोस्तों, कि जब हम आईपीओ ले लेते हैं तो हम कंपनी नुकसान में चले या फायदे में चले, कम हमको मतलब जो रिटर्न है कंपनी को कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, मतलब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर नीचे आया तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, और हम उस सभी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर प्राइस ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट, अगर प्राइस नीचे गया तो हमें लॉस। सेम वैसे ही टोकन मार्केट में भी होता है। टोकन मार्केट क्या होता है, कॉइन मार्केट क्या होता है, जहां पर कॉइनों की खरीदी बिक्री होती है वो क्या कहलाता है, कॉइन मार्केट कहलाता है। और वैसे ही दोस्तों, जब किसी भी प्रोजेक्ट को फंड की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करता है, जो कि बिल्कुल आईपीओ की तरह ही होता है। बशर्ते इसमें एक चीज ये होता है कि इसे सेबी से रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसा ऑथेंटिकेट ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है जो कि क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, सिक्योर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इम्यूटेबल हो। ओके। तो इस तरीके से दोस्तों इन आईपीओ और आईसीओ लगभग सिमिलर होते हैं। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब कभी भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो कंपनी एक प्रोस्पेक्ट तैयार करती है। उसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने लोगों को यह बात बताती है कि हम आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाले हैं, मतलब हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, और वहां से लोगों को इनकम किस तरीके से होगा, वो सारा चीज प्री डिसाइड यहाँ पर लिखा जाता है। वैसे ही दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में भी जब कोई कंपनी कॉइन लॉन्च करती है या टोकन लॉन्च करती है तो वो अपने प्री डिसाइडेड प्लान को जिस जगह दिखाती है उसे हम वाइट पेपर या लाइट पेपर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरिटी देखते हैं शेयर मार्केट और कॉइन मार्केट पे। आगे चलते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट को रेगुलराइजेशन कौन करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्टकट में सेबी कहते हैं, वो रेगुलेट करता है। सेबी एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसे भारत में 1992 में स्थापित किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार के कामकाज को विनियमित और निगरानी करना है। सेबी निवेशकों के हित की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। वैसे ही दोस्तों तो क्रिप्टो मार्केट को कौन रेगुलाइजेशन करता है। तो क्रिप्टो मार्केट को में एक ही राजा है और उस राजा का नाम है पब्लिक। पब्लिक भरोसा करती है क्रिप्टो मार्केट पे, और पब्लिक को एक ऐसे सिस्टम पे भरोसा है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं। तो जो शेयर मार्केट है उसमें जो निगरानी करती है वो क्या है, सेबी। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में जो चीज इन पूरे क्रिप्टो मार्केट को ट्रांसपेरेंट, विश्वसनीय और पारदर्शिता लाती है, उस सिस्टम का नाम है ब्लॉकचेन। और दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि किसी सेबी से भी गड़बड़ी हो सकती है। क्यों, आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन से गड़बड़ी संभव नहीं है। ओके। अब हम समझते हैं शेयर मार्केट की कमी क्या होती है। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। शेयर मार्केट में पारदर्शिता की कमी होती है, होल्डर्स के सही आंकड़े का ज्ञान नहीं हो सकता, बुक्स में गलत जानकारी का होना संभव है, इनसाइडर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप स्कीम, ये सारे चीज आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों इसे समझिएगा, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसमें। पारदर्शिता की कमी कैसे हो सकता है। अब मान के चलिए कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। ये मान के चलिए
कि एक कंपनी है ए, ये अपना आईपीओ लेकर आता है। ओके, इसने अब इसके पास जो शेयर है, मतलब जो कंपनी की हिस्सेदारी है, वो कितने हैं? 1000 शेयर इसके पास है। एक एग्जांपल पे चलते हैं। अब इसको अपने हिस्सेदारी का 40% क्या करना है? लोगों में सेल करना है। तो 40% होता कितना है? 400 शेयर। ओके, अब मान के चलिए इसने इसको सेल पे लगाया, इसके जो शेयर हैं वो नहीं बिक पाए, नहीं बिक पाए, और मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर ही क्या हो पाए? सेल हो पाए। तो बच गए कितना? 300 शेयर। अब ये क्या कर सकते हैं? अपना डिमांड दिखाने के लिए ये जो है, इन्होंने अपने ही एम्प्लॉय को बोला कि काम करिए, आप लोग ही इस शेयर को बाय कर लीजिए। ठीक है, तो सारे के सारे 300 शेयर जो बचे थे उसको क्या हो गया? उन एम्प्लॉय ने बाय कर लिया। अब ये 100 जो शेयर बचे हुए हैं जो मार्केट पे है, ये क्या हो गया? लिस्ट हो चुके। अब शेयर की शॉर्टेज दिख रही है मार्केट पे। 300 के 300 जो होल्डर्स थे वो अपना शेयर को होल्ड करके बैठे हुए हैं, और ये जो 100 शेयर है, शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है? धीरे 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 ऐसा बढ़ता चला जा रहा है प्राइस। ये एकदम हाई चला गया, 100 से 1000 चला गया, 2000 चला गया, 5000 चला गया। अचानक से क्या होगा? ये 300 शेयर है, ये 300 शेयर यहां पर जाके सेल कर देंगे अचानक से, तो मार्केट सीधा सीधा 3 गुना नीचे आ जाएगा, क्योंकि 300 शेयर क्या हो चुके हैं? एक साथ बेच दिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 300 शेयर जो रखे हुए हैं किसी पर्सन के पास, किसी हो सकता है 10 20 100 1000 लोग अगर इन 300 शेयर को रखे हुए हैं, आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप क्या कर सके? उन चीजों को बता सके कि हाँ ये जो शेयर है इन कुछ पर्टिकुलर, समझ सकते हैं, मतलब एंटिटी या लोग के पास रखा हुआ है। वही क्रिप्टो मार्केट में अगर हम देखें, तो क्रिप्टो मार्केट में सपोज हम अगर ऐसे जाते हैं किसी भी, अच्छा एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगा कि मान के चलिए अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत डीप नॉलेज लेना है, सपोज नॉलेज लेना है, तो आप एनएससी इंडिया, बीएससी इंडिया, या फिर अभी वर्तमान में जो सबसे अधिक चलता है वो है मनी कंट्रोल। आप मनी कंट्रोल के साइट में जाके किसी भी कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी कितने प्रॉफिट पे है, कितने लॉस पे है, एक्स वाई जेड, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं मनी कंट्रोल के साइट में आप जाके ले सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट का अगर नॉलेज लेना है तो आप कॉइन मार्केट कैप या फिर कॉइन गेको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज सभी के जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी है, वो इसका सहारा जरूर लेती है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ। सपोज मैंने सर्च मार दिया मिस्टर मिंट, तो इसका डिटेल आप ब्लॉकचेन में डायरेक्ट ले सकते हैं। अब उस कंपनी, सपोज 2 मिनट यहाँ पर ना मैं मनी कंट्रोल को ना चालू कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, जैसे क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी कितना शेयर अपने होल्ड कर रही है। उसके पास सप्लाई कितना है, होल्डर्स कितने हैं, ये सारा चीज आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर आप उनके पूरे होल्डर्स कितने शेयर मार्केट पे गए हैं ये आप चेक नहीं कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ चलते हैं। बुक्स में गलत जानकारी का होना। सपोज मान के चलिए किसी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, तो वो क्या कर सकता है? अपना बुक जो सेबी को दिखाती है, वो किसी ऐसे सीए या फिर ऑडिटर के पास जा सकती है जहां पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही चालाकी से
अपने कंपनी को प्रॉफिट में दिखा सकती है। ठीक है, और ऐसे कई प्रूफ हैं जिसके कारण आज सेबी कहते हैं कि सेबी जो है वो रेगुलाइज करते हैं चीजों को, लेकिन वो रेगुलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज कई ऐसे कंपनियां हैं जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। जो कि शुरुआत में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्राइस उनका ग्रोथ हो गया था, लेकिन अचानक से फिर वो प्राइस गिरने लगे हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ऐसे काफी सारे कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को नुकसान दिया है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझेंगे। आपने म्यूचुअल फंड और एसआईपी का नाम सुना होगा। तो होता क्या है, जनरली कई ऐसे कंपनियां हैं जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठा के रखते हैं सपोज। तो वहां क्या करते हैं वो लोग, यहाँ इस फंड को मैनेज करते हैं। अब मान के चलिए उसने एक म्यूचुअल फंड, एक नया एनएफओ मतलब म्यूचुअल फंड बनाया, जिसमें नया एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग बोलते हैं। ठीक है, न्यू फंड ऑफरिंग एनएफओ, जिसमें एक एक शेयर जो शेयर होता है, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड अगर बना है बहुत सारी कंपनियों को मिलके, तो उसमें एक एनएवी होता है, एनएवी जिसे नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, एनएवी। अब मान के चलिए ये जो शुरुआत होता है एनएवी 10 रुपए से होता है। ठीक है, अब जब ये म्यूचुअल फंड की शुरुआत की जा रही है इस प्राइस में, तो पक्का वहां जब जो फंड मैनेजर बैठे हैं, वो फंड मैनेजर के कोई ना कोई रिलेशन वाले होंगे, दोस्त यार होंगे। वो क्या करते हैं, उनको मालूम है कि हम जो फंड जनरेट किए हैं, मान के चलिए इस एनएफओ के लिए उन्होंने 100 करोड़ फंड रेज कर लिया है। ये हो सकते हैं कि बहुत सारे कंपनियों में लगने हैं, मान के चले कि हमारा टायर पे लगने हैं, या एक्सिस बैंक पे लगने हैं, या फिर टीसीएस पे लगने हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनी पे लगने हैं। ये क्या करते हैं, अपने फ्रेंड और फैमिली को पहले से बता देते हैं कि 100 करोड़ फंड जो है इन कंपनियों में लगने हैं, तो इनके प्राइस क्या होंगे, बूम होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें लिक्विडिटी आएगी। दूसरी बात ये कि अगर कोई कंपनी, कोई बड़े फंड मैनेजर्स अगर किसी कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पब्लिक का भी एक सेंटिमेंटल होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी है या बहुत बड़ा एसेट बेस्ड कंपनी है जो कि इन्वेस्ट कर रही है, तो पक्का कुछ ना कुछ सोच के कर रही है, क्योंकि उसके आगे की जो फ्यूचर है वो अच्छी होगी। इस कारण से पब्लिक का भी सेंटिमेंटल हो जाता है, जिससे शेयर का प्राइस अचानक से बूम कर जाता है। फिर वो जो ऑलरेडी इनके जो फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं, वो क्या करते हैं, इन शेयर को लेके रखे हैं बड़ी मात्रा में, वो धीरे से शेयर को निकालना चालू करते हैं, और शेयर का प्राइस धीरे 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 क्या होता है, नीचे हो जाता है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, सेंट्रलाइज बॉडी है, और ये चीजों को लीक करती है। इस कारण आप ऐसे कई केस गूगल में सर्च करते हैं जहां से इनसाइडर ट्रेडरों को हिरासत में लिया गया या उनको सजा दी गई, लेकिन कई बार ये इनसाइडर ट्रेडर हाथ नहीं आते हैं, और इस पे पब्लिक को होता है नुकसान। तो ये तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हैं। इसके बाद पंप एंड डंप वही है दोस्तों, कि पहले न्यूज मिल जाता है इन सभी को कि कौन से कंपनी में फंड लगने हैं, तो इनको अचानक से पंप कर दिया जाता है, और जब पब्लिक की एंट्री हो जाती है, बहुत सारा पैसा पब्लिक का आ जाता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, शेयर की मार्केट को डंप कर दिया जाता है। लेकिन ओके, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कॉइन और बहुत सारे शेयर हैं, और उसमें भी कैटेगराइज किया गया है। लाखों शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, लिस्टेड हैं एनएससी इंडिया और बीएससी इंडिया में, बीएससी एक्सचेंज पे। तो उसमें जो कम शेयर हैं उनको क्या किया गया है, बांटा गया है अलग अलग कैटेगरी में, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक। तो दोस्तों लार्ज कैप स्टॉक वो होता है जिससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जो कि बहुत टाइम से अपने आप को इस मार्केट में प्रूव करके बैठे हैं, जैसे टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा मोटर है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके गिरने या चढ़ने से पूरा मार्केट
का सेंटिमेंटल बदल जाता है। उसके बाद है मिड कैप स्टॉक। मिड कैप स्टॉक वैसा है जैसे कि एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और भी आईटीसी, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि मिड कैप कंपनियां कहलाते हैं। स्मॉल कैप कंपनी ऐसे कंपनी जो कि बहुत छोटे हैं या अभी अभी मार्केट में आए हुए हैं और जिनकी फंड वैल्यू, जिनके कंपनी का नेट एसेट जो है वो बहुत कम होता है, लगभग 5,000 करोड़ से नीचे, तो वो क्या कहलाता है, स्मॉल कैप कहलाता है। सिमिलर दोस्तों वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में मदर कॉइन होता है, फंडामेंटल कॉइन होता है, मीम कॉइन होता है। अब दोनों को हम रिलेट करके समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। दोस्तों आप कभी भी देखेंगे, अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं तो जो बड़े कंपनियां होती हैं इसमें फ्लक्चुएशन आपको कम देखने को मिलेगा, मतलब प्राइस का पंप एंड डंप एकदम ना के बराबर होता है। अगर आप उसमें फंड लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं और प्रॉफिट का चांसेस भी बहुत कम ही नजर आएंगे आपको। वो जो शेयर होते हैं, लार्ज कैप शेयर जो होते हैं, एक दिन में 2% बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 5% का ही अप देगा। अगर डाउन भी हुआ तो एक दिन में 5% से अधिक डाउन नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ही हमारे यहाँ मदर करेंसी जो है बिटकॉइन, ये आपको एक साथ कभी भी 20% या 30% अप या डाउन होते नजर नहीं आने वाले। दूसरा मिड कैप कंपनी में थोड़ा रिस्क और थोड़ा रिवॉर्ड कंपेयर टू लार्ज कैप अधिक होता है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि मदर करेंसी के अलावा हमारे पास जो इथेरियम है, फंडामेंटल कॉइन है, बीएनबी है, सोलाना है, ये क्या होते हैं, थोड़ा अधिक रिस्क होते हैं और थोड़ा अधिक रिवॉर्डेड होते हैं। इसका प्राइस जो है एक दिन में 10-15% तक अप जा सकता है और 10-15% तक नीचे भी आ सकता है। वही दोस्तों मीम करेंसी की बात करूं या फिर स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप आप देख सकते हैं कि एक एक दिन में 20-20, 30-30, 50% तक ऊपर या नीचे जा सकता है। वैसे ही मीम कॉइन भी एक दिन में 100% तक भी अप जा सकता है और नीचे जा सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी कैटेगराइज किया गया है। अब दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में डिविडेंड, आप सभी ने सुना होगा कि किसी शेयर को आप होल्ड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आप किसी स्टॉक को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आप उसे होल्ड करते हैं 6 महीना, साल भर, तो आपको फिर डिविडेंड मिलना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी डिविडेंड घोषित करती है और वहां पर ये चीज बोलती है कि इस तारीख से इस तारीख तक, सपोज मान के चले 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अगर कोई होल्ड किया है पिछले साल से, अगर होल्ड करके बैठा है तो उनको हम क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जब कैश अधिक होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, तो वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट की शेयरिंग उन अपने शेयर होल्डर्स में थोड़ा थोड़ा बांट देती है। ठीक है, सेम वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में स्टॉक स्टेकिंग रिवॉर्ड होते हैं। हमारे मिस्टर मिंट की कम्युनिटी में स्टेकिंग रिवॉर्ड से सभी कोई मतलब परिचित हैं, सभी जानते हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड क्या होता है। जब आप क्रिप्टो को एक लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग कर देते हो, सपोज 6 महीना, साल भर, 24 महीना, 36 महीना, तो कंपनी क्या करती है, जब वो प्रॉफिट बनाती है तो अपने प्रॉफिट में से क्या करती है, आपको थोड़ा शेयर दे देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे समझ में डिविडेंड और स्टेकिंग रिवॉर्ड दोनों ही लगभग सिमिलर चीज होते हैं। ओके, फिर जब आप अपने शेयर को बेचना चाहें तो आप क्या करते हैं, होल्डिंग से हटा के उसे ट्रेडिंग पे ले जाते हैं और ट्रेडिंग में जाके वहां आप सेल कर देते हैं। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में आप स्टेकिंग से हटा के उसे ट्रेड में लाते हैं और ट्रेड में जाके क्या करते हैं, अपने कॉइन को सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी मुझे शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पे सिमिलरिटी नजर आती है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों शेयर का डाइल्यूशन। शेयर का डाइल्यूशन क्या होता है, समझिएगा। शेयर का डाइल्यूशन उस प्रक्रिया को कहते हैं
जिसमें किसी कंपनी द्वारा नए शेयर जारी करने के कारण मौजूदा शेयर धारकों को हिस्सेदारी या ओनरशिप और प्रति शेयर मूल्य घट जाता है। जब कंपनी नए शेयर जारी करते हैं तो शेयरों की कुल संख्या बढ़ जाती है, जिससे मौजूदा शेयर धारकों के पास कंपनी में जो प्रतिशत हिस्सा था वो कम हो जाता है। सेम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, टोकन जनरेशन होता है फ्रॉम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप मान के चलिए कि कोई कंपनी है जो कि टोकन अपने पास रखी हुई है, ठीक है, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकल रहे हैं, तो ये भी लगभग शेयर का डाइल्यूशन की तरह ही काम करता है। मान के चलिए अभी वर्तमान में किसी मार्केट पर अगर 100 टोकन किसी कंपनी का घूम रहा है और 100 टोकन और एक्स्ट्रा जनरेट किया जाता है, तो मार्केट में अधिक कॉइन आने की वजह से उस कॉइन का जो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है उसका प्राइस कहीं ना कहीं क्या होता है, गिरता है। वैसे ही तो जो शेयर का डाइल्यूशन जो होता है वो भी ऐसे ही वर्क करता है। लेकिन फर्क ये है दोस्तों कि कंपनी कभी भी अपने शेयर की डाइल्यूशन कर सकता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो टोकन जनरेशन होता है वो प्री डिसाइडेड होते हैं, पहले से ही लिखा होता है, जिसे हम टोकोनॉमिक कहते हैं। टोकोनॉमिक से जो प्री डिसाइडेड, जैसे कि इस प्रोजेक्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए, रिवॉर्ड के लिए, एयर ड्रॉप के लिए, या XYZ जिस जिस चीज के लिए डिसाइड किए जाते हैं वो उसी चीज के लिए निकलते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में जब भी फंड की जरूरत पड़ेगी कंपनी को, वो अपना शेयर क्या कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है। हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रिप्टो मार्केट में यदि कोई प्राइवेट वॉलेट पे पड़ा हुआ है टोकन और वो होल्ड करके बैठा है, तो वो कभी भी उस टोकन को ला सकते हैं। इस कारण से आप सभी को हम लोग टेक्निकल कॉल में बताते हैं कि ब्लॉकचेन को कैसे रीड किया जाता है, होल्डर्स कैसे देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर। अब आगे चलते हैं, शेयर का स्प्लिट होना। शेयर का स्प्लिट होना क्या होता है दोस्तों? शेयर स्प्लिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयर को छोटे भागों में विभाजित करती है, जिसके प्रत्येक शेयर धारक के पास शेयर की संख्या बढ़ जाती है लेकिन कुल मूल्य वही रहता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि शेयर की संख्या तो बढ़ती है लेकिन शेयर धारकों के निवेश की कुल कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, इसका मतलब ऐसा है कि मान के चलिए आप किसी शेयर का 10, किसी कंपनी का 10 शेयर रखे हैं, तो बदले में शेयर को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। 10 शेयर रखे हैं, एक शेयर का मूल्य है 10 रुपया, मतलब 10 × 10 करूं तो 100 रुपया होता है। लेकिन अब क्या होगा, आपको कंपनी एक शेयर के बदले 2 शेयर दे देगी, मूल्य क्या कर देगी, 5 रुपया। आपके पास जो नेट 20 × 5 करेंगे, आपके पास वैल्यू 100 रुपया ही है, लेकिन शेयर की संख्या बढ़ा दी गई है। कंपनी ऐसा क्यों करती है, ताकि सपोज मान के चलिए आज MRF टायर की जो प्राइस है वो लगभग 1.5 लाख रुपए एक शेयर का है। वो हर किसी के पहुंच में नहीं है, उस शेयर का प्राइस जो हर किसी के पहुंच में नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक साथ 1.5 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकता। इस कारण कंपनी क्या करती है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देती है ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए उस शेयर में एंट्री लेना आसान हो सके। साथ ही जब एंट्री लिया जाए, तो लोग जब एंट्री लेंगे उस शेयर पे, तो कंपनी को एक प्रकार से और फंड जनरेट होता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, शेयर की स्प्लिट की करी जाती है शेयर मार्केट के अंदर। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में भी दोस्तों क्रिप्टो का स्प्लिट किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, फोक कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा है समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी कॉइन की स्प्लिट किया जाता है, लेकिन इसे फोक कहा जाता है। जब ब्लॉकचेन नेटवर्क में बदलाव किए जाते हैं या उसके नियमों में संशोधन किया जाता है, तो उसका फोक किया जा सकता है। मतलब शेयर मार्केट में जिसे हम स्प्लिट कहते हैं, क्रिप्टो मार्केट में उसे हम क्या कहते हैं, फोक कहते हैं। फोक 2 तरीके से होता है, एक होता है हार्ड फोक और दूसरा होता है सॉफ्ट फोक। हार्ड फोक दोस्तों तब होता है जब सपोज मान के चलिए आज मिस्टर मिंट एक टोकन है और हम ब्लॉकचेन की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये हार्ड फोक की ओर जाएगा। आपकी जो हमारे पास अभी वर्तमान में टोकन पड़ा हुआ है
वो कंपनी क्या करेगी, अपने पास बायबैक कर लेगी, बदले में आपको क्या देगी, ब्लॉकचेन वाला जो नया मिस्टर टोकन है, मिस्टर मिंट टोकन है, वो आपको दे देगी। लेकिन सॉफ्ट फोर्क में ये होता है कि उसकी संख्या बढ़ा दी जाती है, उस पर्टिकुलर टोकन की संख्या बढ़ा दी जाती है। वर्तमान में एक टोकन का नाम मुझे याद आ रहा है, जिसे हम बीटीटीसी के नाम से जानते हैं, जिसे पहले बीटीटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज बीटीटीसी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने यहाँ फेस किया था इस फॉर्क को। तो दोस्तों इस तरीके से भी यहाँ पर आपको दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों हम समझेंगे ई शॉप। ई शॉप क्या होता है, और ई शॉप सिमिलर है एलोकेशन से। एलोकेशन आप सभी जानते हैं, क्योंकि मिस्टर मिंट में कई ऐसे लोग हैं जो कि कंपनी का एलोकेशन लेके बैठे हैं। तो ई शॉप और एलोकेशन लगभग सेम है। इसे थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। सपोज मैं एचडीएफसी में काम करता हूँ। तो कंपनी जब बोनस डिसाइड करती है, तो बोनस में 50% कैश या 50% अपने शेयर दे देती है, किसको, अपने एम्प्लॉय को। और वो शेयर जो होते हैं, वो शेयर अपने हिस्से में से देते हैं, ना कि कंपनी से बाय, मतलब मार्केट से बाय बैक करके। वो क्या करती है, अपने जो पास रखी हुई शेयर है वो उन्हें दे देते हैं, अपने एम्प्लॉय को। और उनमें एक दिन डिसाइड कर दिया जाता है कि आप लगभग 3 साल तक या 5 साल तक आप क्या करेंगे, इसी कंपनी में रहेंगे। और इसी 5 साल बाद जब आप इस कंपनी में रह लेंगे, तो आपको पर मंथ इतना परसेंट या जो भी परसेंट डिसाइड होता है, उतना ही परसेंट का शेयर आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वैसे ही आज मिस्टर मिंट में जिन्हें भी एलोकेशन मिला है, वो क्यों मिला है, एज अ बोनस मिला है, कि वो अच्छा काम किए हैं, टारगेट्स अचीव किए हैं, तो उसे एक बोनस स्वरूप एलोकेशन दिया गया है। और इसमें भी एक टाइम डिसाइड किया गया है कि आपको 3 साल तक कंपनी में बने रहने हैं। अगर आप 3 साल तक बने रहें, आप अच्छा काम कर रहे हैं और कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो 3 साल बाद आप हर महीना 3% का एलोकेशन क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि अपने आप आपके वॉलेट पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी मुझे शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। अब है दोस्तों शेयरों का बायबैक। शेयरों का बायबैक होता कैसे है। सपोज मान लीजिए कोई कंपनी शेयर जारी करी थी, अब उस कंपनी के पास बहुत फंड आ चुका है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर को मार्केट से बाय बैक करके वापस अपने पास खरीदना स्टार्ट करती है। सिमिलर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में भी टोकन एंड कॉइन की बर्निंग होती है। आप सभी समझते हैं कि आज मिस्टर मिंट में होता क्या है, जब कंपनी के पास पैसे होते हैं अच्छे खासे, वो इसी मार्केट से क्या करते हैं, कॉइन को खरीदते हैं और उसे क्या करते हैं, बर्निंग में डाल देते हैं। शेयरों की बाईबैक और टोकन की बर्निंग करने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर शेयर का शॉर्टेज होने लगता है मार्केट में, जिससे उस टोकन या सॉरी शेयर का प्राइस क्या होता है, ग्रोथ होता है। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, जब बर्निंग होती है तो टोकन की सप्लाई कम होती है, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से मुझे इन सारे चीज़ों में शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में सिमिलर नजर मतलब सिमिलरिटी नजर आता है। तो दोस्तों लगभग मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया जाए। और अब मैं चाहूँगा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट होल्डिंग से रिलेटेड, इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं ट्रेडिंग पे भरोसा नहीं रखता हूँ और ना ही मैं ट्रेडिंग यहाँ मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन इन टॉपिक पे, जो मैं टॉपिक समझाया हूँ, नहीं समझ में आया हो, तो वापस से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स ओपन है या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो ये 10 मिनट को हम लोग यूटिलाइज करते हैं।
पारस जी, हमारे साथ कृष्ण कुमार जी भी है, योगेश जी भी है, और भी लीडर्स हैं जो शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और काफी नॉलेज रखते हैं। तो अगर अच्छा। सही में किसी के पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो शेयर मार्केट से रिलेटेड या क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड हो, तो वो हाँ हाँ। हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम उनका रिप्लाई दे पाए और सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ जी। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए थे पहले, जिनका नाम एमएनटी आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के पहले अपने अ, नाम को सही करें और उसके बाद ही आप किसी प्रकार के क्वेश्चन करें। आकाश जी, सॉरी, मैं आपको आकाश जी, आप फिर से हैंड रेज करिए ताकि मैं आपका माइक अनम्यूट कर सकूं। शायद आपको कोई क्वेश्चन है। पारस जी, बैकग्राउंड में शायद थोड़ा आवाज आ रहा है, बच्चा रो रहा है। और कुछ लोगों के मैसेज आए थे बैकग्राउंड से आवाज। तो सर दोस्तों, ऐसा है कि मॉर्निंग का समय है, फैमिली वाले हैं सभी लोग, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। तो आप प्लीज मैनेज करें। यहाँ क्या आकाश लगा? जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। पीछे का चक्कर कहाँ है? पीछे Yeah, hi, Raj. Good morning. Hello, am I यस audible? यस आकाश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, आपने ये कॉइन में क्रिप्टो में दो तीन चीजें बताई थी, तो मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन था। ये मदर कॉइन, फंडामेंटल कॉइन एंड मीम कॉइन। तो मदर कॉइन में आपने बिटकॉइन को रिफर किया, एंड फंडामेंटल में बीएनबी, सोलाना एंड समथिंग। एंड मीम कॉइन जो है, इसमें कौन कौन से कॉइन्स हैं अभी कैटेगराइज्ड? अपना जो मिस्टर मिंट है वो किस कैटेगरी में है? देखिए सर, होता ऐसा है कि हम्म। जब कोई कॉइन इस मार्केट में आता है तो वो शुरुआत में मीम कॉइन जैसे ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना प्रोजेक्ट, बैक टू बैक प्रोजेक्ट लेकर आता है, अपना यूटिलिटी बढ़ाता है, अपने कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, खुद का एक रेवेन्यू मॉडल होता है। तो वो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, फंडामेंटल के कैटेगरी में आ जाता है। तो सीधा सीधा ये कहूँ कि ऐसे कॉइन जो कि क्या है, उनकी कम्युनिटी अच्छी है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कॉइन के यूज केस हैं, उनका फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उनका खुद का हम्म। रेवेन्यू मॉडल है, बर्निंग मैकेनिज्म है, ये सारा चीज अगर है तो एक फंडामेंटल कॉइन कहलाता है। इसके अगेंस्ट अगर कई कंपनी ऐसे मकसद से आई है कि बस आईसीओ करना है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करना है, मार्केट से हम्म। फंड जनरेट, लोगों को एक झूठा सपना दिखाना है कि हम ये करने वाले हैं, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जो कि कंपनी में मतलब मार्केट में बहुत बूम होगा, लेकिन जैसे ही आईसीओ आता है प्राइस ऊपर जाता है और अचानक से नीचे आ जाते हैं। मतलब सीधा सीधा ये कहा जाए कि उनका नियत साफ नहीं होता है, सबसे पहली बात, कम्युनिटी अच्छी नहीं होती है, फेक पंप हम्म। एंड डंप देखने को मिलेगा, उनका खुद का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो उसे हम मीम कैटेगरी में शामिल करते हैं। और ये सारे चीज ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, जैसे शेयर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन फिर भी वहां हम्म। फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो किस होल्डर के पास कितने अधिक टोकन रखे हैं, नहीं तो अक्सर यही होता है जब क्रिप्टो मार्केट में कंपनी भागती नहीं है, कंपनी क्या करती है, अचानक से प्राइस को अप ले जाती है और डाउन कर देती है। तो उसमें जनरली मैंने देखा है कि जो बड़े होल्डिंग्स होते हैं वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वॉलेट्स में पड़े होते हैं, सपोज 5 वॉलेट पे या 7 वॉलेट पे या एक वॉलेट पे पड़े होते हैं, और जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है तो उसे डंप कर देते हैं। तो इस तरीके से मीम कैटेगरी और जो फंडामेंटल कैटेगरी है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके देख सकते हैं। तो मेरे अलग अलग करके जवाब। देख सकते हैं। नहीं वो नहीं, मुझे आपका पॉइंट, ये तो कैटेगराइजेशन हुआ ओनली कि मदर कॉइन कैसा है, फंडा। तो हमारा अभी जो मिस्टर मिंट है वो किस कैटेगरी में है? मीम में हम आपने लोग उसको रिफर करेंगे या फंडामेंटल फंडाते में? हैं, आकाश जी, चलते हैं। आकाश जी, पारस सर, एक मिनट। जी। आकाश जी, यदि आपने ध्यान दिया, अभी आपको मिस्टर मिड में आए हुए कितना समय हो गया? हार्डली 20 days। ओके, इसीलिए आपको बता दें कि मिस्टर मिंट के पास खुद का एक रेवेन्यू मॉडल है। पहली चीज ओके। रखिएगा, आप खुद डिसाइड करेंगे कि हम मीम पे हैं हम्म। या फंडामेंटल पे। मिस्टर ओके, मिंट का बताइए। खुद का एक रेवेन्यू मॉडल है, ना कि मिस्टर मिंट। इसको अगर आपको बताया गया होगा, इनका खुद का एक माइनिंग सेटअप है। हम्म। 4 माइनिंग सेटअप है जहां से ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे यूज केस,
यूज केस, स्टेटमेंट और स्पोर्टमेंट, जहां पे कॉइन यूज हो रहे हैं। इसके अलावा ओनर्स की बात करें तो ये फ्रंट में हमेशा रहते हैं। ये जो चीजें अभी इनने बताए, क्या नाम है, पारस जी ने, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये मीम में है या जनरली जो मीम कॉइन की जो अभी बात हो रही थी, और कि मार्केट में जो भी मीम कॉइन आते हैं ना, उनका कोई भी यूज केस नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन पे रहते हैं। यहाँ पे आप अच्छा देख रहे अच्छा। होंगे मिस्टर मिंट में, मिस्टर मिंट अकेले मनी सर्कुलेशन में नहीं है, पैसे को रोटेट नहीं कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके आपको रिटर्न दे रहा है। दूसरा, सोल्यूशन की बात करें, जब भी कोई भी मार्केट में अगर कोई कॉइन आता है, अगर कोई सोल्यूशन लेके आता है, अब मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। देखिए, वॉकिंग करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग वॉकिंग अभी तक कर रहे थे? अगर आप 100 लोगों से बात करो तो उसमें से 2 लोग बोलेंगे कि मैं अपनी मर्जी से वॉकिंग कर रहा हूँ, 2-4 लोग इसलिए बोलेंगे कि सर मेरे शरीर के अंदर बीमारी घुस गई है इसलिए मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। बाकी 95% लोग जो है ना, अभी भी सुबह सो रहे होंगे। मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सोल्यूशन लेके आया है कि अगर आप ले लेते हो तो उसमें, क्योंकि आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इस वजह से लोग वॉकिंग करने के लिए रेडी हो गए, मतलब एक सोल्यूशन लेके आया। इसलिए ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई, इस वजह से मिस्टर मिंट फंडामेंटल प्रोजेक्ट में आता है। मदर कॉइन तो अच्छा अच्छा। बीटीसी है, वो मदर कॉइन ही रहेगा, लेकिन फंडामेंटल अभी मार्केट में गिनती गिनोगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 20 या 30 कॉइन होंगे, इससे ऊपर नहीं है। तो मिस्टर मिंट तो भी लाइक अभी जो फंडामेंटल है में। हम लाइक BNB, सोलाना, इथेरियम, तो इसी यस, कैटेगरी में हम मिस्टर मिंट को रख सकते हैं। यस, यस। ओके, ठीक थैंक है। यू। एंड सेकंड डाउट मेरा फॉक से रिलेटेड था कि फॉक में लाइक कुछ शेयर स्प्लिटिंग होता है शेयर मार्केट में, तो क्रिप्टो में आपने बताया कि पारस सर ने कि इसमें हार्ड फोक एंड सॉफ्ट फोक होता है, समथिंग कुछ रिविजन्स आ जाते हैं, संशोधन आ जाते हैं, तो उस तरीके से। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि अभी जो है हमारा सिर्फ टोकन है और ब्लॉकचेन की तरफ अभी हम गए नहीं है, तो मतलब क्या अभी मिस्टर मिंट सिर्फ एक ओनली टोकन है, ब्लॉकचेन के थ्रू नहीं कंट्रोल हो रहा है? यस, यस, ये थोड़ा मुझे जब क्लियर भी नहीं है, कोई भी मुझे थोड़ा कॉइन क्लियर। मार्केट में आता है, कोई भी हाँ हाँ। टोकन मार्केट में आता है, तो वो दूसरे की ब्लॉकचेन पे हमेशा होता है, क्योंकि पहले उसको डेवलप करना होता है। डेवलप करने के पहले कहीं ना कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट टाइम पे हम बीएनबी यानी बीएससी स्कैन पे हैं। जब हमारा ओके। ब्लॉकचेन लगभग दिसंबर में आ जाएगा तो हम टोकन से क्वाइन हो जाएंगे। यानी सिंपल चीज समझिए, जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है वो क्वाइन कहलाता है, जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है वो टोकन कहलाता है। तो अभी आपने मिस्टर मिंट के को हमेशा टोकन के नाम पे ही सुना होगा, क्वाइन हाँ नहीं जी हाँ सुना जी। होगा। ठीक है, तो अभी हम दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए हम अभी टोकन है। ठीक है, हमारी ओके, ब्लॉकचेन अभी ऑलरेडी हम किसका डेवलप हो यूज गई कर है, रहे हैं? जैसे टेस्टिंग चल रही BNB का है। यूज कर रहे हैं। हाँ, दूसरे का यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी हम टोकन है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू कृष्णा सर, और थैंक यू आकाश जी, जो इतने वाजिब क्वेश्चन जो थे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो आपने किए। बट ये सारे क्वेश्चंस कभी कभी आप लोग अपने सीनियरों के साथ भी किया करिए। फिर भी हम लोग ये प्लेटफॉर्म इसीलिए रखे हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सके, और आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, उनको हम लोग दूर कर सके। और हम भी यही चाहते हैं कि इस तरीके से जो लॉजिकली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाए। बाकी जनरली ये ना पूछे कि भाई एमएनटी का प्राइस कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, डाउन क्यों हो रहा है। तो हम लोग फंडामेंटल है, और फंडामेंटल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। दूसरा, कुछ साथियों के कुछ मैसेज आ रहे हैं कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए। तो दोस्तों, रिकॉर्डिंग आप सभी को ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन एक मैसेज ये भी आया था साकेत जी का कि भाई जो लोग आज की मीटिंग में नहीं आ पाए हैं उनको हमें ये सेशन की रिकॉर्डिंग देना है। तो साकेत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पर्सन इस मीटिंग में नहीं आया है उनको रिकॉर्डिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। अगर वो सिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझते या मॉर्निंग सेशन की इम्पोर्टेंस को समझते, तो हो सकता है कि वो डेली बेसिस में इन सेशंस को अटेंड करते हैं। क्योंकि हमारे जो भी लीडर्स सुबह के समय में जो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, उसके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद ही वो आप तक ये जानकारी दे पाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ 1 घंटे मॉर्निंग में उठने में या मीटिंग अटेंड करने में दिक्कत है, तो उनको कोई हक नहीं बनता कि उनको यूट्यूब के थ्रू या किसी भी रिकॉर्डिंग के थ्रू उनको तक जानकारी पहुंचाई जाए। क्योंकि जो शख्स मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहा है या सेशंस नहीं अटेंड कर पा रहा है,
वो आप कितनी भी रिकॉर्डिंग दे, वो बंदा रिकॉर्डिंग शायद सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने बिजनेस को लेके सिंसियर नहीं है। वो अपने फ्यूचर में हो सकता है ग्रोथ नहीं चाहता हो। और यहाँ पे जो मैं अभी देख पा रहा हूँ 636 पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है जो लास्ट तक हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये वो सभी लोग हैं जो अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ चेंजेस या बदलाव देखना चाहते हैं, अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं। तो आप सभी को रिकॉर्डिंग मिलेगी, ग्रुप में मिलेगी। हो सकता है कई चीजें आपसे मिस हो गई हो, तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे चैट बॉक्स में एप्रिसिएशन डाल सकते हैं कि पारस जी ने कितनी मेहनत की और किस तरीके से सारा की सारा कंटेंट आप तक डिलीवर करने की कोशिश की। इससे हमारे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नए लीडर्स आते हैं, उनको एक हौसला अफजाई मिलती है। सो आप चैट बॉक्स में उनके बारे में लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक दो साथी हैं हमारे जिन्होंने हैंड रेस किए हुए थे। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम एक आध क्वेश्चन और ले पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। सर कुछ लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे एमएनटी विड्रॉवल करना है, ये करना है। अभी आज का सेशन जो था ना, आज का सेशन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मिस्टर मिंट वर्सेस, या सॉरी, क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट था। तो मेरे ख्याल से यदि आप लोग 1 घंटे बैठे होंगे तो इस 1 घंटे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए ना। जिस दिन आपको कॉइन विड्रॉवल डिपॉजिट सिखाया जाएगा उस दिन अगर आप करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसका मतलब आपने सेशन को ध्यान नहीं दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जो आज से रिलेटेड हो वो करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, हम आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हम आंसर करें। इसीलिए मैं बोला सर कि आकाश सर ने एक वाजिब क्वेश्चन किए थे, उसके अलावा मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो गलत है। अभी आज के लिए वो क्वेश्चंस नहीं थे। तो अगर इसी टाइप का आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कि किसी को शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के बारे में कुछ भी समझना हो, जानकारी लेना हो या कुछ डाउट्स हो, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी के लिए हमारे डेली बेसिस में सेशंस होते हैं, तो हम ये विड्रॉल विड्रॉल करने के बारे में जब टेक्निकल कॉल होता है तब बताते हैं। सर किसी के क्वेश्चन नहीं है, अपन मीटिंग को एंड कर सकते हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल सर। और आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोग लास्ट तक बने रहे, और पारस जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बेहतर स्लाइड वो बना पाए और इतने आसान शब्दों में हम लोगों को ये सारी जानकारी दे पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। पारस जी को